अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में कल यानी इतवार को अपोजिशन का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा है। अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि कल हम हुकूमत से निजात का प्लान देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि करप्ट माफिया अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। हुकूमत कहती है कि कल मुजरमों और मुल्जमों का इज्तिमा होगा। बयानात जितने वुज़रा ने दिए, तकरीबन आधी काबीना इस पर बयानबाजी करती रही। ट्विटर पर भी काबीना के अरकान, मामनीन ख़ुसूसी और एडवाइज़र सामने आए, तो इससे लगता यही है कि हुकूमत खासी इस चीज़ को सीरियस ले रही है। हम इस डेवलपमेंट पर APC के हवाले से इसके असरात क्या होंगे, ये फिनोमेनन क्या है, इस पर आज तफसीलन बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनाब इजाजुल हक साहब ने, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं। हमारे साथ होंगे जनाब शौकत यूसुफजई साहब, PTI के सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा से। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अवैस शाह साहब, ये पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं सिंध से। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये नून लीग की तर्जमानी कर रहे होंगे। इजाजुल हक साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इतनी बड़ी अपोजिशन की इज्तिमा हो रही है, सियासी लोग आएंगे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं। मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, मरियम नवाज उधर होंगे, बिलावल उधर होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। आप क्या मतलब लेते हैं इस इज्तिमा का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा साहब, ये बड़ा अहम टॉपिक है आज जो आपका APC के बारे में। माजी में भी APCs होती रही हैं। पहली बात तो अभी तक जो मैंने देखा है, कोई वाज़े एजेंडा APC का वापस सामने नहीं आया। मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि एजेंडा इन द सेंस के ये बताएं कि वो क्या अवाम के लिए क्या बात होगी वहां पर, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो और कोई कह लें कोई लाकानूनियत के खिलाफ, कोई लोगों को रिलीफ देने के लिए, कोई बेहतरी का इकदाम करने के लिए, या फिर जो इक़्तिदार की जंग है ये, या मुफादात की जंग है। देखें, नजरियाती तो रही नहीं अब, क्योंकि वो जमातें इकट्ठी हो गई हैं जिनको सड़कों पे घसीटने की बात हो रही थी, लड़काना की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों में। और फिर आपने माजी में नवाज शरीफ साहब के भी बयानात बहुत से सुने होंगे इनकी तारीफ में माशाल्लाह, और इनके भी बयानात आपने सुने होंगे नवाज शरीफ साहब की तारीफ में, बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब के। तो एक तो ये है कि कुछ नजरियाती होता है ना, ऑपोजिशन होती है तो आप एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। यहाँ तो एक मैं समझता हूँ इज्तिमा कह लें आप, जो कि वही जमातें हैं जो कि माजी में भी मिलती रही हैं। कोई वाज़ेह ठोस एजेंडा अगर सामने आए कि भाई हाँ, हमने ये इलेक्शन में धांधली के खिलाफ किया है, हमने लोगों के कंधों पे जो बोझ पड़ा है उसके खिलाफ हम इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर ये बताएं कि क्या इसमें कोई NRO होने जा रहा है, या फिर कोई अपने अपने मफादात के लिए जोर डाला जा रहा है। क्योंकि माजी में आपको याद होगा, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ, क्योंकि तारिक फजल साहब भी हैं, वो भी मेरी कुछ बातों की वजाहत करेंगे कि हमारे सामने एक APC हुई थी लंदन में, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पराचा साहब अभी उसकी स्याही जो है वो खुश्क नहीं हुई थी कि अबू धाबी के अंदर मीटिंग शुरू हो गई थी। और उस स्याही से लिखा क्या हुआ था? लिखा था कि जो जमात एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करेगी या राब्ते में आएगी उसका हम पक्का बॉयकॉट करेंगे। और ये दो जमातें थी। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी, फिर बात आगे चली जाएगी। इधर रुकिएगा, मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से जो आपने कहा वजाहत देंगे। वो माजी की बातें हैं, चीजें आगे बढ़ी, लेकिन डॉक्टर साहब ये अगर APC के हवाले से बात की जाए जो कल हो रही है, हुकूमत कह रही है ये मुल्जमों और मुजरमों का इज्तिमा हो रहा है। यानी वो हुकूमती तर्जमान कहते रहे आज के मियां नवाज शरीफ मफरूर हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेज हैं, आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेज हैं, दीगर शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ केसेज हैं। वो कहते हैं ये मुजरिम और मुल्जिम सारे इकट्ठे हो रहे हैं NRO लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हाँ भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि एजाजुल हक साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं थोड़ा सा उसमें एक नुक्ते पे बात करके बराह रास्त आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी जी। एजाजुल हक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जमातें बैठ रही हैं अवामी मसाइल के हवाले से या इनका एजेंडा क्या होगा, और उसी हवाले से आगे जो है लोग इस बैठक को जो है वो पजीराई भी देंगे। देखें, जो सियासी जमातें होती हैं, अगर वो जो ऑफकोर्स पब्लिक की नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ होता है, अगर वो अवामी मसाइल या अवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं, जिन तकालीफ में घिरे हुए हैं, अगर उस पर बात नहीं करेंगे और उनका कोई हल अवाम को नहीं देंगे तो फिर तो बात वही है जनाब कि ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगी। लेकिन अगर उससे अवाम को अपने मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे, कोई उन्हें उम्मीद की किरण नजर आएगी, जो एक मुश्तरका अलामिया होता है इस तरह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, तो फिर वो आपके साथ भी चलेंगे और वो आपको, मैं ये कहूँगा कि आगे आपकी जो भी वे फॉरवर्ड होता है उसमें अवाम की शमूलियत या अवाम की एतमाद और उनकी ताकत के बगैर और अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अवाम तभी आपका साथ देंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है हमें भी। दूसरी बात जो आपने की है जी कि ये बड़े अफसोसनाक और बड़े बात जगह के ऊपर बड़े, मैं कहूँगा बिलो द बेल्ट रिमार्क्स जो हैं वो हुकूमती चंद तर्जुमान हैं उनकी तरफ से आए हैं। बाज़ ने बड़ी डिसेंट बातें भी की हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिसकी जो माहौल और तरबियत मिलती है उसी के मुताबिक ही वो गुफ्तगू करता है। अच्छे माहौल से भी, अच्छे पढ़ाई में भी बाज़ हुकूमती नुमाइंदों ने अब की है अपना उस पर बात और तनकीद की है, हक बनता है उनका हुकूमत का, ज़ाहिर है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि ये जब मुलज़मों या मुजरमों की बात होती है तो उस वक्त ये उनके दिमाग में नहीं होता कि अभी शायद खकान अब्बासी के हवाले से जो नैब के मुकदमे का जो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसले में लिखा है कि नैब की बदनीति जाहिर होती है। इससे बड़ी और क्या सबूत हो सकती है कि अदालतें जिनमें आप मुकदमात लेके जा रहे हैं वो इन लोगों को जिन्हें आप मुलजिम और मुजरिम कह रहे हैं उनके लिए लिख रहे हैं कि जनाब नैब जो है उसकी बदनीति जाहिर हो रही है। ये दुरुस्त फरमाया आपने, ये सिंध हाई कोर्ट ने ये दुरुस्त फरमाया। सिंध हाई कोर्ट ने ये भी लिख दिया, सिंध हाई कोर्ट ने ये भी लिख दिया कि इनकी जबान बंदी के लिए ये इस तरह के इकदाम किए गए, दबाव डालने के लिए। इधर रुकिएगा शौकत यूसुफजई साहब, एपीसी कल हो रही है, मियां नवाज शरीफ एड्रेस कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ आज ट्विटर भी उन्होंने अकाउंट बना लिया, अब वो ट्विटर अकाउंट के जरिए अवाम से बराह रास्त राब्ते में रहेंगे। खतरात तो फिर हुकूमत के लिए बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के लिए क्या खतरात बढ़ेंगे? अगर वो स्पीच करेंगे तो इससे साफ जाहिर है कि वो तंदुरुस्त है ना, बिल्कुल सेहतयाब है और इश्तिहारी भी है। तो एक इश्तिहारी अगर तकरीर कर रहा है और वो पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो लोगों को पता है ना कि वहां तकरीर से तो कुछ नहीं होगा। असल इश्यूज क्या है, अवाम की इश्यूज क्या है, हल क्या है, क्या उनके पास मुतबादिल क्या है, क्या मतलब यही मुतबादिल है कि क्या इन चोरों को वापस लाया जाए। और आप मुझे बताएं कि इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं। अब आप देखें बिलावल को क्या पड़ी है, बिलावल को ये पड़ी है कि उसका जो जरदारी है उनके वालिद साहब, उनके ऊपर केसेस हैं, वो जाहिर है अपने वालिद को डिफेंड करने निकला है। मरियम बीबी जो है वो अपने वालिद को डिफेंड करने निकली है, उसके ऊपर भी खुद पे भी मुकदमात हैं। तो ये सारी चीजें जो मिला के आप देखें बहुत सारी चीजें। और मौलाना फजल रहमान साहब तो आपको पता है कि वो तो मतलब ये कि उनको तो फ्री में एक चीज मिली है कि चलो मैं बाहर हूं तो किसी ने तरीके से अपने आप को मसरूफ रखूं, तो वो बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि उनको चैन तो मिल नहीं रहा है। सारी जिंदगी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गुजारी, अब पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट से बाहर है, तो वो जो मछली पानी से निकलती है ना वो तड़पती है। तो इस तरह वो भी इसी तरह उनकी भी मिसाल यही बनी हुई है। लेकिन बहरहाल का क्या कर लेंगे आप मुझे बताएं, अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये अभी तक हमें अभी क्या आप क्या समझ रहे हैं कि ये इनकी मर्जी से हम बैठे हुए हैं? ये तो बेचारे शुरू दिन से कहते रहे कि हुकूमत नाकाम है। तो आप तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो जो बात कर रहा था कि इतने सारे वुज़रा ने बयान दिए। इधर रुकिएगा अवैध शाह साहब, ये वाकई कोई एजेंडा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। कल का इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, पूछा जा रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं, हुकूमत से अगर निजात दिला रहे हैं तो कैसे निजात दिलानी है, ये बार बार ये सवाल आया। आप तो मेजबान है आपकी पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, ये अभी मैंने बातें सुनी, मेरे तीनों भाई बैठे हुए, एजाजुल हक साहब तो बहुत पीछे चले गए
अब अगर और मैंने भी हिस्ट्री में जाना शुरू किया तो बहुत सी बातें निकल आएंगी जो मैं नहीं चाहता इस वक्त। अच्छा, मेरे भाई ने अभी यूसुफजई साहब ने कहा कि बिल्कुल डिनाई कर दिया कि कोई परेशानी नहीं, इनके कहने से नहीं बैठे हुए। तो आखिर ये 2-3 दिन से खलबली क्यों मच गई है इनके रैंक्स में? क्या हो गया है? क्या इतनी ऐसी कौन सी परेशानी इनको नजर आ रही है कि इनके हर वजीर ने जिसको जहां से आ रहा है वो बयान दे रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 90% लोग वही बयान दे रहे हैं जो ट्रेंड इन्होंने डाला है, वही डिसेंसी नाम का कोई लफ्ज नहीं है उसमें, बोलने का कोई तरीका नहीं है, कोई पॉलिटिकल नॉर्म्स नहीं है, लेकिन परेशानी में बौखलाहट का शिकार पीटीआई क्यों हो गई है, मेरा सवाल है। मैं तो ये कहूंगा कि कल का तारीखी दिन है और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को इसलिए देना चाह रहा हूं कि वो कल एक जगह पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। यही इस एपीसी की कामयाबी का निशान है। इसी वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। एजेंडा की बात हो रही है, देखिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत से किस तरह निजात हासिल की जाए, इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर कैसे भेजा जाए। अब ये कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के बारे में, अफसोस होता है मुझे यूसुफजई साहब, आपने खुद उनको बाहर भेजा, आपके वजीर आजम ने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी, आपके खुद शौकत खानम के बंदे गए थे उनका चेकअप करने के लिए, जिनके कहने पे बाहर भेजा है आप उनको नहीं बुला सकते, वो तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं। तो शाह साहब वैसे शाह साहब वैसे तो अब वुज़रा भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब बार बार कहते हैं कि तहकीकात की जाए उन रिपोर्ट की। इधर रुकिएगा शाह साहब, सिर्फ एक बात और कहूंगा, सिर्फ एक बात इसमें ऐड और करूंगा कि देखें ये इस एपीसी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस वक्त हुकूमती रैंक्स और फाइल्स में जो बौखलाहट आ गई है, जो इनकी टांगे लरज रही हैं, आखिर ऐसा क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आता है? इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, मैं पूछ लूंगा यूसुफजई साहब से। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एपीसी के हवाले से बहुत सारे और सवाल आते हैं, हम मेहमानों के सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम रूबरू प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कल अपोजिशन के बहुत बड़े इज्तिमा के हवाले से, जिसमें मियां नवाज शरीफ तकरीबन 1 साल के बाद वो वीडियो के जरिए खिताब करेंगे, उनकी तकरीर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर करेंगे, आसिफ जरदारी तकरीर करेंगे वीडियो लिंक पर। इजाज उल हक साहब, आप कह रहे हैं इनका कोई एजेंडा क्या है? अब तो बता दिया महंगाई है, टमाटर, चीनी, दूध, घी, हर शय महंगी है, तो कोई भी अपोजिशन हो वो एक्सप्लॉइट किया करती है ऐसी सिचुएशन में। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत बार आपने ये सूरत हाल देखी, अपोजिशन को क्या करना चाहिए फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो इस वक्त ना अपोजिशन के साथ दे रहा हूं, मैं तो एक तजिया ऐसे कर रहा हूं जैसे ना हुकूमत का तजिया ऐसे कर रहा हूं। सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से आपको ज़हमत दी है हमने। नहीं, पॉलिटिशियन भी नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से कह रहे हैं। मैं तो अपने आप को कोई सीनियर पॉलिटिशियन भी नहीं समझता। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी ये पूछ रहा है पिछले 1 हफ्ते से कि एपीसी होने जा रही है, इसका क्या एजेंडा है? स्वाय फजलुर रहमान के जो कल वहां जमातें आ रही हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और भी कोई होंगी 2-4 जमातें वहां पर, ये तो सारी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर कौन सा ऐसा तीर मार दिया जिससे कि हुकूमत की बुखलाहट होगी? इतनी बड़ी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है और ऑपोजिशन का कोई किरदार ही नजर नहीं आ रहा। मतलब कि स्वाय वॉकआउट करने के FATF पे, कौमी इश्यूज पे भी इकट्ठे नहीं हो रहे। ये हुकूमत की भी गलती है इसमें कि कौमी इश्यूज पे मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि APC बुलानी चाहिए थी हुकूमत को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाना चाहिए था। लेकिन स्वाय फजलुर रहमान साहब जो बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, मैं समझता हूं कि उसके अलावा सब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। आप कारकर्दगी उठा के देख लें पिछले 2-2.5 साल की ऑपोजिशन की कि कौन सा ऐसा इशू है जिस पर पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने एजिटेट किया हो, जो कि एक आम आदमी का इशू होता है। बस मेरा तो सिंपल सा सवाल है। मैं तो ये चाहता हूं कि ऑपोजिशन जो है, इधर रुकिए, आप समझते हैं कि आम आदमी का इशू इन्होंने नहीं उठाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 एजेंडा आइटम्स कल के हैं। एक तो 2 साल कारकर्दगी पे, हुकूमत की कारकर्दगी पे अपोजिशन रिव्यू करेगी उसको, और फिर अगला लाहम का ऐलान किया जाएगा। तो रुकिएगा डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, एक मिनट पराजा साहब, जो अभी कहा गया वो ये कहा गया कि एजेंडा ये है कि मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत से निजात कैसे हासिल करनी है। ये तो हम सबको पता है कि वो उससे निजात, ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत से निजात हासिल करना चाहती है।
लेकिन इश्यूज को तो फ्रेम करें ना जरा। ये दुरुस्त है। इधर रुकिएगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जरा आगे बढ़ते हैं। मसलन मियां नवाज शरीफ का खिताब, हुकूमत कहती है हम रोकेंगे पैमरा, अगर किसी ने लाइव दिखाया तो आप कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के जरिए दिखाएंगे। अगर हुकूमत दिखाने की इजाजत देती, सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हैं, मियां साहब कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं वापस आने के हवाले से या किसी और हवाले से? देखिए, चूंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, इसमें अपोजिशन की सारी तकरीबन जमातें शामिल हो रही हैं, इसलिए फैसला तो मुश्तरका होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसमें अलग से कोई सरप्राइज देंगे। मुश्तरका एक एलामिया या मुश्तरका एक जो है वो हिकमत अमली बनाई जाती है। जमातें अपने अपने अलग मंशूर अलग अलग ख्यालात रखती हैं, लेकिन कुछ एक मिनिमम एजेंडा होता है जिसके ऊपर जमातें जो हैं वो इतफाक़ कर लेती हैं कि हमने कम अज़ कम इन निकात के ऊपर हमारा इतफाक़ है और मुस्तकबिल की हिकमत अमली जो है हमारी वो इस अंदाज से होनी है, तो ये तश्कील पानी है। और यकीनन जो एजेंडा है जी वो मुल्क के मौजूदा हालात हैं। अब शौकत यूसुफजई साहब, मैंने देखा है माशाल्लाह जिस इलाके से मुंतखब होते हैं वो भी बड़ा खूबसूरत इलाका है शांगला का। जी जी। इलेक्टेड आदमी है, वहाँ से इलेक्शन लड़ के आए हैं, लेकिन पता नहीं अवाम से दूर हैं कि अब ये कह रहे हैं जनाब ये वो अपने वालिद साहब को के केसेस की वजह से APC में बैठे हैं, मरियम बीबी अपने वालिद साहब के केसेस से नहीं, अपने केसेस से नहीं बैठे। मैंने क्यों कहा कि आप पब्लिक सेंटीमेंट से दूर हैं? वो इसलिए बैठ रहे हैं APC में कि हमारे दौर में 550 रुपए में जो लोग थैला लेते थे आटे का, वो आपके दौर में जनाब 1500 रुपए का मिल रहा है। जिस आदमी की बिजली का बिल 1500 रुपए आता था वो 5000 आ रहा है, 5000 वाले का जो है वो 20,000 रुपये आ रहा है। यही हाल गैस के बिलों का है। चीनी हमारे दौर में 50 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए क्रॉस कर गई है। शौकत साहब के भी हल्के में जाके चेक कर लें, यही रेट होगा। ये मसाइल है लोगों के, मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो अफरा तफरी अवाम में है, एक आम आदमी जो हमारी आप ये कहें कि 80% पाकिस्तानी है जिनके लिए मैशत, उनके घर की दाल रोटी, 3 वक्त की रोटी, बिजली गैस के बिल, इससे ज्यादा मैशत से ताल्लुक नहीं है, वो बुरी तरह मजरूह और मुतासिर हैं। उनकी जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है। इसमें तो कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद भी करके जो कुछ आपने करना था वो कर लिया आपने, जिन जज ने सजा दी उनको भी आपने घर। चले इधर रुकिए, मैं यही नुक्ता इधर रुकिएगा डॉक्टर साहब, मैं यही नुक्ता की बात करें, मैं यही नुक्ता यूसुफजई साहब के सामने रखना चाहता हूँ। इधर रुकिएगा, मैं यही नुक्ता यूसुफजई साहब के सामने रखना चाहता हूं। शौकत यूसुफजई साहब, अब मरियम नवाज अब चैलेंज कर रही हैं कि नवाज शरीफ बोलने लगा है तो हुकूमत की जान पे बन गई है। वो फिर कह रही हैं कि रोक सको तो रोक लो। आप कैसे रोकेंगे? वो ट्विटर पे आ गए, उनका खिताब सोशल मीडिया पे आएगा, अवामी मसाइल तो बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बता रही है, नून लीग भी बता रही है, मसाइल तो हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते। चीनी कहाँ चली गई? आटा आपके सूबे में शार्ट हो रहा है। पंजाब वीट ग्रोइंग है, पंजाब में खुद आपके वजीर ने कहा, वफाकी वजीर ने, कि 6 मिलियन टन 60 लाख टन गंदम वो सर पकड़ के खड़े थे कि पता नहीं किधर चली गई। पर आशा साहब, मेरे ख्याल से पहली दफा ये नहीं हो रहा है कि आटे की शार्टेज आई है। नवाज शरीफ के दौर में खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने चोकर खाया है, ये आपको याद नहीं है क्या? आप भी तो खैबर पुख्तनख्वा से आपका ताल्लुक है, तो ये बात ना करें कि हमारे दौर में पहली दफा कोई क्राइसिस ना। मेरी बात सुने, ये शुगर कोटेड दे रहे हैं, ये कुछ अंदर कुछ है बाहर कुछ है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये कि प्रेशर डाल के एहतसाब से बचो। इनको आवाम की फिक्र अचानक कहां से आ गई? ये इनको आवाम की फिक्र होती तो मैं एजाजुल हक साहब को अभी सुन रहा था, ये असम्बली में बात करे ना, जाके वहां असम्बली में जाके शोर शराबा करके एहतजाज करके बाहर आ जाते हैं। जहां बात करनी है वहां बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ इनका इशू ये है कि एहतसाब का अमल हो रहा है और माशाल्लाह A to Z सारे फंसे हुए हैं। तो अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं PMLN की कहाँ है लीडरशिप? सैन इकबाल के खिलाफ केसेस हो रहे हैं, खाकान अब्बासी के खिलाफ केसेस हो रहे हैं, जितने इनके शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे, उनके, मुझे बताएं कौन इसमें बचा है? अब ये तो अब इनको तो अपने जान के लाले पड़े हैं। मुझे नहीं पता ये कह रहे हैं जी हुकूमत के
पता नहीं कांप रहे, किधर से कांप रहे? हम तो बड़े मुतमईन हैं। चले ये मजाक लग रहा है। अवैध शाह साहब ने ये बात गपशप लग रही है, गपशप लगा के चले जाएंगे। ये सिर्फ यही सोच रहे हैं, यही फैसला करेंगे कि यार चले शाह साहब की तरफ जाते हैं, जवाब ले लेते हैं। इधर रुकिएगा, अपने बचाव की बात कर रही है अवैध शाह साहब ये फरमाइए, इन्हें सिर्फ ये बता दें जो ये कह रहे हैं साहब, मेरे भाई ने जो कहा पंजाब का वज़ीर आला भी शराब बेचने के इल्जाम में फंसा हुआ है, ये भी बता दें इनको। बोलना चाहिए हमें वज़ीर आला के जान पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि पार्लियामेंट में हमें बोलने कब दिया जाता है? आपने देखा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट में आप कब बोलने जाते हैं? आपके लीडर तो बोलते नहीं हैं। साहब सुन लेना, हौसला रखें, अभी एपीसी हुई नहीं, आप हौसला रखें, कल होगी, उसके बाद ये जज्बात दिखाइएगा। देखें ये मैं देख लूंगा, आप भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे। तारिक फजल चौधरी साहब ने बहुत अच्छा कहा, जो मोटे मोटे उनको चीजें बताई, उनमें एक चीज वो बेसिक भूल गए कि वैसे तो वो बहुत अपने दोस्त मुल्क कहते हैं, कभी दुश्मन मुल्क कहते हैं, जब उनके साथ उनका मेडिसिन का स्कैंडल चल रहा है, इस मुल्क में मेडिसिन की प्राइसेस में क्या हाइप आ गई, कौन कौन से इश्यूज आपको गिनवाएं? पहले भी एपीसीज हो चुकी हैं, पहले कश्मीर इश्यू पे एपीसी हुई है, उसके बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे कोशिश की गई कि एपीसी की जाए, कि भाई मुल्क की इश्यूज पे, नेशनल इश्यूज पे बात करें। लेकिन जब किसी का कोई सुनता ही नहीं है, इवन दो आपने कल इन बिल्स पे देख लिया कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बात करने की कोशिश की, उनको बात करने नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब ने बात करने की कोशिश की, उनको बात करने नहीं दिया गया। तो अपोजिशन आखिर क्या करे? जब वोट काउंट की वक्त आता है तो वोट काउंट ये कहा जाता है, हालांकि ये माजी में दिखाया गया है कि हुकूमती पार्टीज जो हैं वो खुद खड़े होकर काउंट करवाती हैं कि आपके पास अक्सरियत नहीं, हुकूमत के पास अक्सरियत है। लेकिन यहां पे कहा गया कि स्पीकर जो है उसका डिस्क्रिशन पावर है। अब देखें, बातें बहुत हो रही हैं, यहां तक कि इन मेरे हजरात सिलेक्टेड भाइयों को डर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इस फेडरल गवर्नमेंट में अहलियत नहीं है मुल्क चलाने की। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं यूसुफ जई साहब, या आपको इसके अलावा भी आप कह रहे हैं कि वो अपने वालिद साहब को बचाने आ रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहब, अदालत ने तो सिंध हुकूमत के बारे में बहुत कुछ कहा है। चले मैं जवाब ले लूंगा। शाह साहब इधर रुकिएगा, पार्टी का है ना, सिवाय लूट इधर रुकिएगा, मैं जवाब ले लूंगा। एक कराची आपसे ठीक नहीं हो रहा है, जवाब ले लूंगा, मसला आपसे हल नहीं हो रहा है, मैं जवाब ले लूंगा। पाकिस्तान का मसला, बिलावल पूरे पाकिस्तान का मसला टैक्स दिया है, क्या खान साहब ने 24 करोड़ टैक्स दिया है? मुझे ये बताएं कहां गया? चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, दोनों इधर रुकिएगा प्लीज। मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुद्दा मेरा आज, टॉपिक मेरा एपीसी है। आखिर कल फैसले होंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है, क्या इत्तफाक राय हो जाएगा? आजादुल हक साहब जो बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जमातें हैं, इनके प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इजादुल हक साहब, अगर ये मुख्तलिफुल ख्याल जमातें हैं, मादी में भी जब इत्तेहाद बने हैं तो जमातें मुख्तलिफुल ख्याल ही थी। आपको याद है MRD बनी थी जब आपके वालिद साहब के खिलाफ चली थी, अयूब खान के खिलाफ भी एक इसी तरह से वसीउल बुनियाद इत्तेहाद बना था, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी ARD बनी थी। तो जब कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, मिनिमम कॉमन एजेंडा आ जाए तो इत्तेहाद बन जाया करते हैं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि कल कोई इसी तरह का इत्तेहाद बन जाए? देखिए, इत्तेहाद तो बनेगा, जरूर बनेगा, ऑपोजिशन का इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ना ही मुझे कोई अवाम है। कल का जो एलानिया या लामिया होगा उसके अंदर ये चीजें भी आएंगी कि हमारा इत्तेहाद बन गया, हम जलसे जुलूस करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी ऑपोजिशन का काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके हाथ में जो तुरब का पत्ता है वो पार्लियामेंट से इस्तीफा देना है। अगर ये समझते हैं कि ये नाजायज हुकूमत है, ये एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, या ये सिलेक्टेड है, या जो भी है, तो फिर बड़ा कदम उठाएं। यानी अब एक तरफ इनके पास हुकूमत है सिंध में, दूसरी तरफ ये मरकज पे दबाव डालना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका एजेंडा बिल्कुल फर्क होगा, ये कि ये चाहेंगे कि हमारी हुकूमत जो है सिंध में चलती रहे, उसे कोई तंग ना करे, लेकिन मरकज की हुकूमत को जो है वो हम फौरी तौर पर। चले बहरहाल ऑप्शन हर कोई अपने खुले रखता है। इधर रुकिएगा, तारिक फजल चौधरी साहब,
मियां जावेद लतीफ आपके एमएनए हैं, उनके मुंह से एक दिन निकला था कि 25 दिसंबर से कोई लॉन्ग मार्च हो सकता है, पार्लियामेंट का उसी तरह घेराव हो सकता है जिस तरह पीटीआई ने किया था। मुस्लिम लीग क्या इस ऑप्शन को सीरियस अपनी तरफ से ऑप्शन समझती है? देखिए जी, मैं चूंकि वक्त ज़्यादा दूर नहीं है प्राजा साहब, कल जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, तो मैं किसी भी ऑप्शन पे पहले इस कॉन्फ्रेंस होने से पहले बात नहीं करूंगा। क्या ये ऑप्शन है? अब मैंने अर्ज किया है जी कि चूंकि कल तारीख है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तो लिहाजा आज हम किसी ऑप्शन पे कॉन्फ्रेंस से पहले बात नहीं करेंगे। ये सारी बातें जो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही होंगी, और वहीं पे मैंने जैसे पहले भी अर्ज की है कि जमातों के अलग अलग मंशूर होते हैं, अलग अलग नजरिया। अभी जिस तरह के इजाजुल हक साहब ने बात की है, एक अपोजिशन का मुतहदा फोरम शुरू से मौजूद है, लेकिन आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का बिल्कुल यही ख्याल था जो इजाजुल हक साहब ने बात की है कि पहले दिन से उन्होंने कहा कि असेंबलीज में जो एक धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में आई हैं, इन असेंबलीज का हिस्सा ना बने, लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि सिस्टम के अंदर रह के मुकाबला करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने भी फिर पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तो ख्यालात अपने अपने होते हैं, लेकिन फिर मौलाना साहब भी इस बात पे आ गए कि चलें ठीक है। तो ये एक मुश्तरका आपको स्ट्रेटजी जो है वो तमाम गुफ्तगू और मीटिंग के बाद तय होनी होती है। कल वो हो जाएगी इंशाल्लाह, सामने आ जाएगी। और मैंने एक जुमला कहा था बीच में, मेरा ख्याल चला नहीं, शौकत साहब उस बात से आगे जा ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास, मेरे दोस्त के पास कोई बात और है ही नहीं सिवाय एहतसाब के, और हम एहतसाब कर रहे हैं और अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई बात है ही नहीं। चले इधर काम करें ना तो अपना काम बयान करें, इधर रुकिएगा। लेकिन मैं उन्हें सिर्फ ये एक बात, एक मिनट ना साहब, एक मिनट जुमला तो मुकम्मल करने दें। मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो जो बार बार कह रहे हैं जनाब फलां पे मुकदमात, उस पे मुकदमात, तो हमारे पंजाब के वज़ीर आला पे भी शराब बेचने का मुकदमा बन गया है। यूसुफ साहब चूंकि KPK होते हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आपके इल्म में नहीं है, वज़ीर आला सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे शराब बेचने का मुकदमा बन गया है। चले मुकदमा तो बहरहाल उधर के जो पीटीआई की जो क़यादत KP की है, उधर उनके खिलाफ भी मुकदमा है। शराब बेचने वाले डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, वज़ीर आला है, इधर रुकिएगा, शराब फरोश का भी नाम लिया, इधर रुकिएगा, इधर रुकिए। शौकत यूसुफजई साहब, ये बात हो रही है कि अगर मौलाना फजल रहमान की तजावीज के खिलाफ नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इत्तफाक नहीं किया था, रिजाइन नहीं दिए थे, फिर पीपल्स पार्टी भी ऑफर करती रही, नून लीग भी ऑफर करती रही। बिलावल भुट्टो ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां शहबाज शरीफ ने मिसाक के मईशत का एक ऑफर की थी। आप लोग पॉलिटिकली साथ लेके नहीं चलते। अब ये आ रहा है वक्त, अगर धरना आ जाता है या कोई और फैसला करते हैं तो मुश्किलात तो हुकूमत की बढ़ेंगी। ये ना सोचें कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। पराचा साहब, इससे आप अंदाजा लगाए ना कि कदम बढ़ा इमरान खान, हम तुम्हारे साथ है। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि मिसाल के वो इस तरह मायदा हो कि हमें कुछ ना कहो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ, पसंदी के खिलाफ बिलावल ने कहा था। वो कभी नहीं। देखिए, इनको जो सबसे बड़ी तकलीफ है ना वो यही है कि जी जो करप्शन हुई है, ये कहते हैं हमें छोड़ दें, हमसे पूछे ना। वो इमरान खान जो जानते हैं उनको, वो आपको पता है वो कभी ऐसा करेगा नहीं। ये अब ये जितने चीखे मारे, मैं तो बड़ा सुकून से हूँ, ईमान से। मुझे तो सारा मजाक लग रहा है। इधर रुकिए, आप मुझे बताइए पार्टी में इतनी जरूरत है कि वो सिंध हुकूमत छोड़ दे। आ गया तो नहीं, आप मुझे बताएं ना पराचा साहब, आप अपना तजिया कर लें, आप अपना तजिया कर लें। पीपल्स पार्टी में इतनी जरूरत है। मेरे भाई यूसुफजई साहब को अंदाजा नहीं है जब सारे बेचारों के तो एक दूध की नहरें बह रही हैं, ये कहाँ ये बंद कर सकते हैं अपने लिए? फिर कोरोना के लिए कहा कि जब कोरोना का इशू आया तो पूरे मुल्क में पहली दफा बिलावल साहब ने ये कहा था कि आज मैं इमरान खान को वजीर आजम मानता हूं, ये नेशनल कॉज है और हम इनके साथ खड़े हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क का मसला है। देखिए, यहाँ पे आम आदमी की बात करते हैं, बहुत खुशी हुई कि आम आदमी यहाँ पे मेरे भाइयों को याद है, लेकिन जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि कभी अपने हल्के में जाके लोगों से पूछा है कि आटा, दाल, चीनी किस भाव बिकती है, पहले उनका गुजर सफर क्या होता था, अब क्या होता है। हमें सिंध गवर्नमेंट की दुआई देते हैं भाई, अगर कोई ऐसा फैसला कल जिस तरह आया, कल फैसला होगा तो हमें सिंध गवर्नमेंट की इसलिए वो नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की, इस मुल्क की भलाई हो। अगर हमें रिजाइन करना पड़ा तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी रिजाइन करेंगे, क्योंकि हम वापस जब जरूरत तो करो ना, एक आधे बंदा तो इस्तीफा दे दे। खैरियत से आएंगे।
अरे और अक्सरियत से आएंगे और आप लोग तितर बितर हो जाएंगे पीछे। शाह साहब ये जो बार बार कह रहे हैं, शाह साहब ये जो बार बार कह रहे हैं कि एहतसाब से बचने के लिए आपकी सारी क़यादत पे मुकदमा आते हैं, नून लीग की सारी क़यादत पे मुकदमा आते हैं। साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये असेंबली जो है नाजायज है, ये असेंबली जाली है, और उस जाली असेंबली में जाके दस्तखत करके आप टीएडीए अलीम खान साहब के पास वहां से शुरू करें एहतसाब और फिर सबका करें। पूरे मुल्क का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस वक्त सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है। आप जिसको चोर कहते थे शाहिद खाकान अब्बासी ने 24 करोड़ टैक्स दिया है, क्या आप लोगों ने दिया है? आप लोगों ने दिया है टैक्स? आप लोगों कितने बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, टैक्स क्या दिया? आपके कितने वजीर हैं जिन्होंने जीरो टैक्स दिया है? चलें शाह साहब बहुत शुक्रिया, अवैध शाह साहब, शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। अवैध शाह साहब आपने वक्त निकाला, शौकत यूसुफजई साहब आपने वक्त निकाला, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, जनाब एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सियासी चपकलिश है, सियासी हलचल है, सियासी लड़ाई है, लेकिन जब भी ये लड़ाइयाँ हद से आगे निकली हैं तो नुकसान खुदा न खास्ता मुल्क का ही हुआ है। और अब भी इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, एजाजुल हक साहब सही कह रहे हैं कि कोई न कोई मुश्तरका लाहे अमल आएगा और बहुत एक्सट्रीम की सूरत हाल में फिर अवाम का ही नुकसान होता है। तो कम अज़ कम सियासी मामलात हैं, बेहतर सियासी टूल यही होता है कि बैठ कर बात की जाए, यही अफाम व तफहीम से हट के मामलात को सुलझाने का यही तरीक़ाकार होता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।